टिप्पणी भोजवृत्ति का भाषानुवाद। पूर्व जो फल रूप विवेकज ज्ञान कहा है, उसी के विषय में पूर्वोक्त संयम से भिन्न उपाय कहते हैं। सबके अंत का, काल का ऐसा अवयव जिसके फिर हिस्से न हो सके, वह क्षण कहलाता है। उस प्रकार के काल क्षणों का जो क्रम अर्थात पूर्वापर भाव से परिणाम है, उनमें संयम करने से भी पूर्वोक्त विवेकज ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। तात्पर्य यह है कि यह क्षण इस क्षण से पूर्व और इस क्षण से उत्तर है। इस प्रकार काल क्रम में संयम करने वाले को जब अत्यंत सूक्ष्म क्षण क्रम का प्रत्यक्ष होता है, तो अन्य बुद्धि आदि सूक्ष्म पदार्थों का भी प्रत्यक्ष हो जाता है। ऐसे विवेक ज्ञान से ज्ञानांतर होते हैं। संगति इस विवेकज ज्ञान का मुख्य फल बतलाने से पूर्व अवांतर फल अगले सूत्र में बतलाते हैं। जाति लक्षण देशे अन्यता अन्वच्छेदात् तुल्योस्ततः प्रतिपत्तिः। शब्दार्थ जाति लक्षण देशे बराबर जाति लक्षण देश से, अन्यथा अन्वच्छेदात् बराबर भेद का निश्चय न होने से, तुल्योः बराबर दो तुल्य वस्तुओं का, ततः बराबर उस विवेक ज्ञान से, प्रतिपत्ति बराबर निश्चय होता है। अन्व्यार्थ एक दूसरे से जाति लक्षण देश से भेद का निश्चय न होने से दो तुल्य वस्तुओं का विवेकज ज्ञान से निश्चय होता है। व्याख्या जाति ही बराबर अनेक व्यक्तियों में जो अनुगत सामान्य धर्म है, वह जाति है। जैसे गायों में गौत्व, भैंसों में महिषत्व आदि। लक्षण जाति से समान वस्तुओं को पृथक करने वाले असाधारण धर्म का नाम लक्षण है। जैसे लाल गाय, काली गाय इत्यादि। देश देश नाम पूर्वत्व तथा परत्व का है। पदार्थों के एक दूसरे से भेद निश्चित कराने के कारण जाति, लक्षण और देश होते हैं। जैसे एक देश में समान लक्षण अर्थात काले रंग की एक गौ और एक भैंस हो, तो उन दोनों में जाति से भेद होता है। जाति और देश समान होने पर जैसे एक चितकबरी गाय और एक लाल गाय हो, उनका भेद लक्षण से होता है। और जाति और लक्षण समान होने पर जैसे दो आमले समान जाति और लक्षण के हो, तो उनका पूर्व व उत्तर देश से भेद जाना जाता है। जिसने इन दोनों आमलों को पहले देखा है, उसकी दृष्टि बचाकर यदि कोई पूर्व देश के आमले को उत्तर देश में और उत्तर देश के आमले को पूर्व देश में रख दे, तो तुल्य देश होने पर इन दोनों में संशय रहित यथार्थ ज्ञान द्वारा यह विभाग निश्चय नहीं हो सकता कि यह पूर्व वाला है, यह उत्तर वाला है। इसका निश्चय विवेकज ज्ञान से ही हो सकता है। यह ज्ञान योगी को विवेकज ज्ञान से किस प्रकार होता है, इसका उत्तर भाष्यकार ने इस प्रकार दिया है कि उत्तर आमले के क्षण सहित देश से पूर्व आमले का क्षण सहित देश भिन्न है। जब वे आमले अपने-अपने देश क्षण में अनुभव में भिन्न हैं, तब उन दोनों के देश क्षण का अनुभव उन दोनों के भेद का कारण है। इसी दृष्टांत के समान जाति, लक्षण, देश के परमाणुओं में पूर्व देश वाले परमाणु के देश क्षणों सहित साक्षात करने से उत्तर देश वाले परमाणु का वह देश निश्चय न होने पर उत्तर वाले के देश का भिन्न अनुभव क्षणों सहित भेद से होता है। वैशेषिक सिद्धांत वाले जो यह कहते हैं कि 6 पदार्थों में जो विशेष पदार्थ है, वही द्रव्यों का भेदक है, सो उन विषयों में भी पहला देश, दूसरा लक्षण, तीसरा मूर्ति, चौथा व्यवधि और पांचवा जाति भेद ज्ञान का कारण होते हैं। जाति आदि के भेद से पदार्थों का भेद ज्ञान होना तो साधारण है, किंतु क्षण भेद से भेद ज्ञान होना केवल योगी के ही बुद्धि गम्य है। इससे ही वार्ष गणाचार्य ने कहा है, मूर्ति व्यवधि जाति भेदा भावान्नस्ति मूल पृथक्त्वमिति। मूल प्रकृति में भेद नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें मूर्ति, व्यवधि, जाति आदि जो भेद के कारण हैं, इनका अभाव है। संगति
इस प्रकार विवेकज ज्ञान का अवान्तर फल दिखलाकर अब लक्षण द्वारा उसका मुख्य फल बतलाते हैं। तार्कम सर्व विषयम सर्वथा विषयम क्रमम चेति विवेकजम ज्ञानम। शब्दार्थ, तारकम बराबर बिना निमित्त के अपनी प्रभा से स्वयं उत्पन्न होने वाला, सर्व विषयम बराबर सबको विषय करने वाला, सर्वथा विषयम बराबर सब प्रकार से विषय करने वाला, अक्रमम बराबर बिना क्रम के, विवेकजम ज्ञानम बराबर विवेकज ज्ञान कहते हैं। अन्व्यार्थ, बिना निमित्त के अपनी प्रभा से स्वयं उत्पन्न होने वाला, सबको विषय करने वाला, सब प्रकार से विषय करने वाला, बिना क्रम के एक साथ ज्ञान को विवेकज ज्ञान कहते हैं। व्याख्या, विवेकज ज्ञान 4 लक्षणों वाला होता है। पहला, तारकम, बिना बाह्य निमित्त के अपनी प्रभा से स्वयं उत्पन्न होने वाला और संसार सागर से तारने वाला। दूसरा, सर्व विषयम, महदादि पर्यंत सब तत्वों का विषय करने वाला। तीसरा, सर्वथा विषयम, सब तत्वों को सब अवस्था में स्थूल, सूक्ष्म आदि भेद से उनके तीनों परिणामों सहित सब प्रकार से विषय करने वाला। चौथा, अक्रमम, क्रम की अपेक्षा रहित होकर सबको एक क्षण में सब प्रकार से विषय करने वाला। ये संपूर्ण विवेक ज्ञान है। ऋतंभरा प्रज्ञा वाली मधुमती भूमि इसका एक अंश है। उससे ज्ञान की वृद्धि करता हुआ योगी इस अवस्था तक पहुंचता है। यह ज्ञान की अंतिम गति है, क्योंकि इसमें कोई वस्तु इसका अविषय नहीं रहती। संगति, योगी को उपयुक्त प्रकार से विवेकज ज्ञान उत्पन्न हो अथवा न हो, चित्त और पुरुष दोनों की समान शुद्धि ही कैवल्य का कारण है। सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य कैवल्यमिति। शब्दार्थ, सत्व पुरुषयो बराबर चित्त और पुरुष की शुद्धि साम्य बराबर शुद्धि समान होने पर कैवल्यम बराबर कैवल्यम होता है। इति बराबर यहाँ तीसरा पाद समाप्त होता है। अन्व्यार्थ, चित्त और पुरुष की समान शुद्धि होने पर कैवल्य होता है। व्याख्या, सत्व चित्त का पुरुष के समान शुद्ध होना यह है कि उसमें रजस तमस का मैल यहाँ तक दूर हो जाए कि वह पुरुष और चित्त का भेद दिखाकर गुणों के परिणामों का यथार्थ ज्ञान कराकर पुरुष को अपना स्वरूप साक्षात कराने के योग्य हो जाए। पुरुष की शुद्धि यह है कि चित्त में आत्म अध्यास के कारण उसके भोग को जो उपचार से अपना समझ रहा था, उसका चित्त और पुरुष के भेद के यथार्थ ज्ञान से सर्वथा अभाव हो जाए। यही कैवल्य है। इस पाद में बताई हुई कुछ विभूतियां कैवल्य प्राप्ति में सहायक हो सकती हैं, पर यह आवश्यक नहीं कि इन भिन्न-भिन्न संयमों द्वारा भिन्न-भिन्न विभूतियों और भूमियों को प्राप्त करने के पश्चात कैवल्य हो। ये विभूतियां और भूमियां प्राप्त हो या ना हो, कैवल्य के लिए पुरुष और चित्त में यथार्थ रूप से भेद कराने वाला प्रसंख्यान अर्थात विवेक ज्ञान आवश्यक है। विवेक ज्ञान से अविद्या का नाश होता है। अविद्या के नाश से अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश कलेश दग्ध बीज सदृश नष्ट हो जाते हैं। उनके न रहने पर सकाम कार्यों का भी अभाव हो जाता है। सकाम कार्यों के अभाव से उनकी वासना से फल की भावना का वृक्ष भी पैदा नहीं होता। वृक्ष के अभाव में उसके फल, जन्म, आयु और भोग भी नहीं लगते, फिर उनका स्वाद, दुख सुख भी नहीं चखा जा सकता। इस प्रकार गुणों का प्रयोजन पुरुष को भोग अपवर्ग दिलाने का समाप्त हो जाता है और वे चरितार्थ होकर अपने कारण में लीन हो जाते हैं। यही कैवल्य है। कैवल्य अपवर्ग, निर्वाण, मुक्ति, मोक्ष, स्वरूपावस्थिति, गुणाधिकार समाप्ति, परम धाम और परम पद एकार्थक शब्द हैं। उपसंहार, इस प्रकार समाधि के अंतरंग तीनों अंगों को कहकर उन तीनों की संयम संज्ञा करके संयम के विषय दिखलाने को 3 प्रकार के परिणाम बताकर संयम के बल से उत्पन्न पूर्वांत, परांत और मध्य की सिद्धियों को दिखाकर समाधि में अभ्यास करने के लिए
भुवन ज्ञान आदि रूप बाहर की और काय व्यूह ज्ञान आदि रूप भीतर की सिद्धियों को कहकर समाधि के उपकारार्थ इंद्रिय जय, प्राण जय आदि पूर्वक सिद्धियों को दिखाकर मुक्ति सिद्धि के लिए क्रम से अवस्था सहित भूतों के जय और इंद्रियों के जय से उत्पन्न होने वाली सिद्धियों की व्याख्या करके विवेकज ज्ञान के लिए उन उपायों को बतलाकर सब समाधियों के अंत में होने वाले तारक के स्वरूप को कहकर उसमें समाधि से कर्तव्य को समाप्त करके चित्त के अपने कारण में लीन हो जाने से मुक्ति उत्पन्न होती है, यह कहा गया है। भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात की टिप्पणी में व्यास भाष्य का भाषार्थ उसमें अलंकार रूप से वर्णन की हुई और संदेहजनक बातों का स्पष्टीकरण तथा विशेष वक्तव्य में मृत्यु के समय सूक्ष्म शरीर की 4 अवस्थाओं पितृयान व देवयान इत्यादि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इस प्रकार पातंजल योग प्रतीप में विभूति नाम वाले तीसरे पाद की व्याख्या समाप्त हुई।